नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश की एक लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में 4 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। चारों राज्यों में बीजेपी प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा और बालीगंज विधानसभा सीट से बाबुल सुप्रियो की जीत हुई है। बाबुल का मुकाबला बीजेपी के केया घोष के साथ था। बालीगंज विधानसभा चुनाव में जीत के बाद टीएमसी प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो ने कहा कि दीदी ने इस जमीन पर काम करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया है। वहीं बिहार के बोचहां सीट से आरजेडी के प्रत्याशी अमर पासवान ने जीत हासिल की है। उन्होंने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंदी बेबी कुमारी को 36,653 मतों के अंतर से हरा दिया है। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तरी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री जाधव को 18,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल हुई है। बताया भी जा रहा है कि उन्होंने भाजपा के सत्यजीत कदम को हराया है। 4 राज्यों की 5 सीटों पर उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को मतदान हुआ था। इन नतीजों में बीजेपी के हार के कई मायने निकाले जा रहे हैं। महंगाई को भी इसका कारण माना जा रहा है। टीएमसी की जीत ने ममता बनर्जी के हौसले को और बुलंद कर दिया है। तो वहीं बिहार में आरजेडी की जीत ने नई सियासी पारी का अंदेशा भी दिया है। उपचुनाव में ही सही, लेकिन कांग्रेस ने जीत का सेहरा बांध लिया है। कई ठौर ठिकाने बदलने के बाद बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को अरसों बाद आखिर जीत का स्वाद मिला है। लोकसभा में उनके जाने से टीएमसी की आवाज और बुलंद होगी। दरअसल नतीजों से ममता बनर्जी के नेशनल लेवल की पारी को भी बल मिलेगा। हम विंडिकेटेड हुए हैं। जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, जो इसके पहले भी जो ईवीएम का भी कई जगह खेला होता था उनका, इस बार यहाँ फेयर और इम्पार्शियल यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। फेयर इलेक्शन हुआ है, फेयर और बगैर किसी भय के और पक्षपात के चुनाव हुआ है, जो आप तमाम लोगों ने देखा और तमाम लोग मानते हैं। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि ये बहुत जबरदस्त माहौल हम लोग पैदा कर सकते। हमारी तमाम कोशिश और जीत ममता बनर्जी की आन शान में 4 चांद लगाने के लिए हुआ। ये जीत तृणमूल कांग्रेस की है, ये जीत ममता बनर्जी की है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की, और सबसे बड़ी जीत जो है ये आसनसोल की जनता। बीजेपी यहाँ पे भी चौथे पोजीशन में आया है। 1 लाख से ज्यादा वोट से आसनसोल में आ रही है। मैं उनको ओपन चैलेंज किया था। आसनसोल में अपने बलबूते पे जीता था बहुत ही, और मुझे दुख था कि आसनसोल के लोगों को बुरा लगा था कि मैंने पार्टी के साथ अगर डिफरेंसेस था तो मैंने पद क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उन लोगों ने मुझे चुना था। मुझे भी ये चीज़ हर्ट किया था। और जियो इन लोगों का गुरूर था, जो बीजेपी का गुरूर था, जिस तरीके से इन नेताओं ने बंगालियों को छोटा किया, आज जो है वहाँ के लोगों ने भी दिखा दिया। और शत्रुघ्न जी और मैं, हम लोग हमेशा बात भी करते हैं, बहुत जम के आसनसोल का काम करेंगे। इसको मैं पोएटिक जस्टिस। तो बाबुल सुप्रियो और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों ने ही टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा और दोनों ने ही जीत हासिल कर ली है। तो जाहिर तौर पे एक बड़ी जीत और आगे की दिशा कहीं ना कहीं तय होगी इन्हीं चुनावों से, इन उपचुनावों से टीएमसी की। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका इसे कहा जा रहा है, क्योंकि किसी भी उपचुनाव में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं गई है। और टीएमसी प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि दीदी ने जमीन पर रहकर काम किया है और हमारा मार्गदर्शन किया है। वहीं बिहार के बोचहा सीट से आरजेडी के प्रत्याशी अमर पासवान ने जीत हासिल की है। उन्होंने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंदी बेबी कुमारी को 36,653 वोटों से हरा दिया। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, लीडर हैं बीजेपी के। विजय कौशिक जी हमारे साथ हैं, लीडर है कांग्रेस के। और संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, लीडर है टीएमसी के। आपका बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा आलोक वत्स जी से है। आलोक जी, कितना बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए? उपचुनाव तो कई सीटों पर हुए सर, लेकिन आपके हाथ तो खाली है, खाता भी नहीं खुला। जयरा जी, सर नेहा से बात आप कर रहे हैं। ये रिजल्ट कोई अप्रत्याशित रिजल्ट नहीं है, इसकी हमें उम्मीद थी। क्योंकि वैसे भी जो चुनाव होते हैं वहां जिस दल की सरकार होती है उसका वर्चस्व होता है उपचुनावों पे। और आसनसोल में ममता जी का वर्चस्व है, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक ही हार थोड़ी टालने वाली है
वो है बिहार के बोचहा में जो एमएलए का चुनाव हुआ, जहां हमारे उम्मीदवार राजद के उम्मीदवार से हारे हैं। नहीं तो और जहां भी रिजल्ट आए हैं, महाराष्ट्र का रिजल्ट हो या आसनसोल का हो, वो सब अप्रत्याशित नहीं है। वैसी उम्मीद शुरू से ही की जा रही है और सही मायने में इस तरीके के उपचुनाव मेन चुनाव के इंडिकेटर नहीं होते। मेन चुनाव सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के तहत होता है और वहां पर पारदर्शिता होती है और लोगों में राज्य के प्रति या लोकसभा चुनाव में देश के प्रति एक सोच होती है, उससे उभर कर वोटिंग की जाती है। सर, जनता तो इसमें भी वोट ही देती है, तो ये क्यों नहीं कहा जा सकता है कि ये भी जनता की दिशा और दशा को बताते हैं कि आखिर कौन सी दिशा में जनता आगे बढ़ रही है या फिर किसको चुन रही है और क्या उनके वो विकल्प के तौर पर देख रही है, पहली बात। और दूसरी बात ये जिसका जिक्र आपने किया कि सत्ता पे जो पार्टी रहती है वही कहीं ना कहीं उसी के पक्ष में जाता है उपचुनाव, लेकिन बिहार में तो आप सत्ता में हैं लेकिन आपके पक्ष में नहीं गया, तो ये कितने जो हार है वो खलने वाली आपको दिखी। और क्या बिहार की जनता आरजेडी को विकल्प के तौर पर देख रही है क्या? मैंने आपसे कहा ना कि एक ही चुनाव है जिससे हमको साल रहा है या जिससे हमको थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही है, वो है बिहार का उपचुनाव। अन्यथा और जगह की रिजल्ट हमारे लिए अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, बिहार के चुनाव में जो मुकेश सहनी के पार्टी वीआईपी पार्टी शायद उसकी है, उन्होंने जो 25,000 वोट काट लिए उससे हमारे रिजल्ट पर फर्क पड़ गया, ये साफ दिखता है। लेकिन इससे कोई घबराने की बात नहीं है। जो मेन चुनाव होंगे उसमें हम फिर बहुमत से जीतेंगे। नहीं, उन्होंने 25,000 वोट काटे लेकिन आपकी जो प्रत्याशी है वो 36,653 वोट से हारी है। मैडम, जब कोई आदमी 25,000 वोट काट लेता है तो उसका जो रिजल्ट पे असर पड़ता है वो 25 से ज्यादा का पड़ता है। आप आंकड़ों पे मत जाइए। 25,000 वोट काटने वाले 50,000 वोट को भी प्रभावित कर देता है। चलिए, बिहार में तो झटका मानेंगे अपने लिए या नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, इसमें क्या शक है। और पश्चिम बंगाल में आपकी ही पार्टी से निकले हुए दो नेता जो उपचुनाव में खड़े हुए, दोनों टीएमसी के टिकट पर लड़े और चुनाव जीत गए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बेहतर तरीके से नहीं रख पा रही है, संजो के नहीं रख पा रही है, जिसका लाभ अब टीएमसी उठा रही है। देखिए जायरा जी, हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो चुके। कुछ लोग विभिन्न कारणों से इधर उधर होने लगे हैं, तो इनको कहां तक रोक पाएंगे? कोई एक्सोडस नहीं हो रहा है, कोई मास एक्सोडस नहीं हो रहा है। इक्के तुक्के लोग कहीं कहीं इधर उधर जा रहे हैं, वो भी नाम मात्र के लिए। ये किसी बात से नाराज थे शत्रुघ्न सिन्हा जी, इनको मंत्रिमंडल में पद चाहिए था, शायद इन कारणों से उन्होंने पार्टी छोड़ा। और रही बाबुल सुप्रियो की, तो उन्होंने देखा कि मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, बंगाल में ममता जी का अभी जलवा बरकरार है, तो मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूं, वो भी उसमें शामिल हो गए। तो इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जब ममता जी वहाँ लूज करेंगी तो बीजेपी ही सरकार बनाएगी। हम ऑपोजिशन ये भी कहा जाता है ना, वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नेताओं को नहीं मिलता है जिसके वो हकदार है। इससे विवश होकर भारतीय जनता पार्टी से जो नेता है वो इस्तीफा देते हैं, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। इस बात को आप मानेंगे नहीं। खैर कोई बात नहीं सर, मैं आगे मेरे पास दूसरे भी मेहमान है, उनका मैं रुख करती हूँ, फिर आपका रुख करूंगी। आपका बहुत स्वागत है संजय जी, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि टीएमसी ने दोनों सीटों पर फतेह हासिल की है पश्चिम बंगाल में। लेकिन इसका श्रेय किसे जाता है? मेरी आवाज आ रही? जी, आपकी आवाज मिल पा रही, बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि सारा का सारा श्रेय ममता दीदी को जाता है और ये हमारी जनता को जाता है। जनता ने भरोसा जिताया है और उन्होंने दिखा दिया है कि आप बीजेपी का अस्तित्व धीमे धीमे खत्म हो रहा है। इस तरीके से इन्होंने पिछले 4 राज्यों में उपचुनाव में जिस तरीके से जीता है, जनता ने देखा है। और
अगर ये कहते हैं कि जहाँ राज्य होती है वहां पे राज्य होते हैं, तो बिहार साफ सरकार है, वहां पे भी आपका सूबा साफ हो गया। अब जिस तरीके से आप लेकिन आलोक जी कह रहे हैं कि ये जो उपचुनाव होते हैं इससे कोई मतलब नहीं होता, ये नहीं बता पाते हैं कि जनता का रुख क्या है। ये कह रहे हैं तो सत्ता जिसकी रहती है उसके पास जाते हैं ये तो नतीजे। बिहार में सत्ता किसकी है? बिहार में तो आप ही की सत्ता है ना। तो बिहार में जब आपकी सत्ता है, आपकी सत्ता होने के बावजूद अगर आपका हाथ हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका फीमेल विजिलेंस बड़ा साफ होने वाला है। और यही वजह है कि जनता ने अपना मन बना लिया है कि 2024 क्या कर रहे हैं। उन्होंने देख लिया है कि जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, आप लोग किस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ाते हैं। पिछले 1 महीने के अंदर आप लोगों ने देखा होगा महंगाई चरम सीमा में पहुंच गई। कोई ऐसी चीज नहीं बची जिसका दाम तक न बढ़ गया, कोई ऐसी चीज नहीं बची। और उसके बाद ठीक है, इस हार की वजह क्या एक महंगाई भी माना जाए, क्योंकि जाहिर तौर पे महंगाई जिस तरह से बढ़ी है उसका अब खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, और इसकी एक मुख्य वजह क्या महंगाई भी है। लेकिन विजय कौशिक जी, आपको भी मुबारकबाद सर, भले ही उपचुनावों में, लेकिन आपके सर भी इस जीत का सेहरा बंधा है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी मौजूदगी एक बार फिर से दर्ज कराई है। इस जीत को आप कैसे देखते हैं, और क्या वाकई अब एक बार ये सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस की वापसी हो रही है? नेहा जी, अगर आप पिछला रिकॉर्ड भी उठाकर देखें, पिछले 1 साल का, 1.5 साल का, देश में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, तो जहां भाजपा की सरकारें थी वहां भी जनता ने इन लोगों को नकार दिया। हिमाचल को ही आप देख लें, वहां इनकी सरकार थी, वहां इनके कैंडिडेट हारे सारी सीटें। एक लोकसभा का उपचुनाव हुआ था और विधानसभा की जो उपचुनाव हुए उनमें कांग्रेस ने जीत हासिल की। लेकिन जब अभी मेरे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे भाई कि जो केंद्रीय जो चुनाव की जो हमारा चुनाव आयोग है, जब उसके नेतृत्व में चुनाव होते हैं तो निष्पक्ष होते हैं, तो भाई यानी कि आप ये मानते हैं कि जो विधानसभा के, पूरी विधानसभा के चुनाव होते हैं या लोकसभा के चुनाव होते हैं, उन चुनावों में आपको चुनाव आयोग पर भरोसा है और इन पर नहीं है। तो हम भी तो ये मानते हैं विपक्ष में होने के नाते कि ऐसा क्या करती है भाजपा कि उपचुनावों में इनका सूपड़ा साफ रहता है और जो मुख्य चुनाव आते हैं उनमें ये जीत हासिल कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर ईवीएम के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। और दूसरा मुद्दा मैं ये बताता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, अगर हम चुनावों को देखें और हम ये माने कि ईवीएम सही है, तो उन परिस्थितियों में महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, प्रदूषण कोई मुद्दा नहीं है, कानून व्यवस्था कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है तो केवल हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, जो हिंदुओं के दिमाग में अब ये बैठ चुका है। अगर कांग्रेस आई तो ये देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। ठीक है अशोक जी, तो आलोक जी से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ, मैं लौटती हूँ सर। आलोक जी, ऐसा क्या करते हैं आप उपचुनावों में कि उपचुनाव के कोई सीट जीत नहीं पाते हैं, और जो मेन चुनाव होते हैं उसमें चाहे मुद्दे कुछ भी हो लेकिन आपके पक्ष में नतीजे आते हैं। अब कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि क्या वो चुनाव अब निष्पक्ष नहीं होते? क्या उपचुनाव भी निष्पक्ष होते हैं क्या? इन्होंने मेरी बात को गलत ढंग से लिया। ये मैं इनसे मैंने ये नहीं कहा कि मुझे चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं। मैंने कहा जब 1-2 पॉकेट में चुनाव होता है और उस प्रदेश में जिसका राज्य होता है वो थोड़ा उस पर ज्यादा पकड़ बना लेता है और दूसरे लोग बिहार में सर क्यों नहीं पकड़ बना पाए? चुनाव आयोग नाम की कोई चीज नहीं है ना आपके हिसाब से। वो जो प्रदेश सरकारें होती हैं वो चुनाव आयोग पर आपके मुताबिक हावी हो जाती हैं। आप पकड़ को गलत ढंग से का मूल्यांकन कर रहे हैं। पकड़ मतलब उनके लोग ज्यादा, उनके सारे वर्कर स्टेट के वहां पहुंच जाते हैं। बिहार के अंदर पकड़ को किडनैप, यूपी और बिहार में शायद पकड़ को किडनैपिंग भी बोलते हैं। और दूसरी चीज जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इस उपचुनाव में हारे हैं, लेकिन हम हर उपचुनाव में नहीं हारते। यहाँ हम हारे हैं, जनता के फैसले को हम सिरोधार करते हैं। कि क्या वजह इन हारों की रही? क्योंकि अगर भाजपा की सरकार होते हुए भी, बिहार में गठबंधन से होते हुए भी आप अगर चुनाव हार जाते हैं उपचुनाव, तो जाहिर तौर पे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। लेकिन मुख्य वजह क्या रही? क्योंकि विपक्षी पार्टी कह रही महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना पर विफलता और तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसकी वजह से आपकी सीट गई। नेहा जी, पहले तो मैं आपसे माफी मांगूंगा कि मैंने आपको जाहरा कहकर संबोधित कर दिया था। आप दोनों का चेहरा काफी मिलता जुलता है। जी जी, इसके लिए मैं आई एम सॉरी। ठीक है। ठीक, दूसरी चीज ये मैं बता दूं
कि अब इनको कोरोना याद आ रहा है, मिसमैनेजमेंट ऑफ कोरोना, अब इनको याद आ रहा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। तो अभी अभी जो 4 राज्य के चुनाव संपन्न हुए हैं, 5 राज्यों के, वहाँ ये सब मुद्दा नहीं था क्या? वहाँ के लोगों के अंदर ये चीजें नहीं थी क्या? तो वही तो कह रहे हैं कि मेन चुनाव में वहां पर कोई मुद्दा काम नहीं करता, वहां सिर्फ हिंदू मुस्लिम काम करता है, या फिर ईवीएम के ऊपर ये सवाल निशान उठा रहे हैं। अच्छा, गोवा में कौन सा हिंदू मुस्लिम हो गया? मणिपुर में कौन सा हिंदू मुस्लिम हो गया? उत्तरांचल में कौन सा हिंदू मुस्लिम हो गया? आप मुझे पंजाब में कौन सा हिंदू मुस्लिम हो गया? तो वहां तो हमको सरकार बना लेनी चाहिए थी। ये सब बातें कोरी बातें। हम मुसलमानों के प्रति भी वही सद्भाव रखते हैं। हाँ, अपीजमेंट टू नन, किसी को विशेष तरजीह देकर और विशेष दर्जा देकर हम माथे पर चढ़ाने के लिए तैयार हैं। 2014 के बाद नेहा जी, अफ्तारी पार्टी में बहुत कमी आई। 2014 के पहले बाढ़ थी अफ्तार पार्टी, अब वो खत्म हो गया कहानी। क्यों? नवरात्रा में भी अब लोग पार्टियां देना चालू कर दिए। अगर ये हिंदू यहाँ मेजोरिटी में है, तो उसके धर्म को, अगर उसकी भावना को इज्जत दिया जाए, प्रदान किया जाए, तो इसमें क्या हर्ज है? नहीं तो सर, इज्जत तो हर कोई देता है, क्या पहले इज्जत नहीं मिलती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तभी इज्जत मिलने लगी क्या? आप सामाजिक समरसता की बात करते हैं, आप कहते हैं कि धर्म से ऊपर उठे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की आप बात करते हैं। सर, ये फिर हिंदू मुस्लिम का जिक्र क्यों? नेहा जी, हम सबका साथ और सबका विकास और सबका उन्नति की बात करते हैं, तो हमने ये करके दिखाया है। हमने जो प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत मकान दिए, जो हमने शौचालयों का वितरण किया, तो ये बिहार में नहीं मिल रहे हैं क्या? ये पश्चिम बंगाल में नहीं मिल रहे हैं क्या? मिल रहे हैं। ये महाराष्ट्र में नहीं मिल रहे हैं क्या? ये छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहे हैं क्या? हमने हर वर्ग को देने का काम किया है। तो फिर वहाँ पे आपकी जीत क्यों नहीं हुई? विजय जी कुछ कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद में संजय जी का रुक करूंगी। एक सेकंड रुक जाए। ये जीत का मापदंड थोड़ी है कि आप शौचालय दे दो तो आपको वो वोट ही दे देगा। तो किस लिए देते हैं सर? किस लिए देते हैं? फिर उसका जिक्र क्यों चुनाव में करते हैं सर? राष्ट्र और राज्य किसके हाथ में सुरक्षित है, ये इस पर ऑन द टोटलिटी में जनता तय करती है। खाने के लिए खाना ना हो लेकिन राष्ट्र की बात करें, ये कैसी बात आप कर रहे हैं सर? किसको खाने के लिए नहीं है, जरा बताइएगा, कौन भूखे पेट सो रहा है इस देश में? कोई आंकड़े हैं आपके पास कि इतने लोग? बेरोजगारी के आंकड़े क्या है वो बताइए ना। बेरोजगारी है। छोड़िए सर, मैं इस मुद्दे पे रहूंगी तो बहुत लंबा चला जाएगा, मेरे पास आधे घंटे का ही वक्त है। विजय जी जल्दी से अपनी बात रखिए। हैप्पी इंडेक्स में, यानी कि दुनिया के सबसे दुखी देशों के लोगों में हमारा नंबर 160 लोगों में पहले नंबर पर है। 160 कंट्री। ठीक है, अब उसको छोड़िए सर, ये बताइए सुनिए ना, विजय जी देखिए, बेरोजगारी पे मत जाइए, मैं एक अलग से डिबेट रखूंगी, उसमें बेरोजगारी पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या राहुल गांधी, क्या सोनिया गांधी का नेतृत्व एक बार फिर से पावरफुल होता जा रहा है क्या? ये कहा जा सकता है कि इन चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि जिस तरह से जीत मिली महाराष्ट्र में, जिस तरह से आपने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, छत्तीसगढ़ में की, तो क्या एक बार फिर से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है या फिर आगे बढ़ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से स्ट्रांग थी। इन उपचुनावों से निश्चित तौर पर पार्टी को ताकत मिलती है, और राहुल जी के नेतृत्व पर या सोनिया गांधी जी के नेतृत्व पर हमें आज भी पूरा भरोसा है कि जिस तरह हमने पहले भी सोनिया जी के नेतृत्व में सरकार बनाई और राहुल जी के सहयोग से फिर दोबारा सरकार बनाई, इन सबका पूरा योगदान रहा है। लेकिन मेन चुनाव में सर पता ही नहीं चलता कांग्रेस पार्टी कहाँ गायब हो जाती है। सुनिए ना जी, पहले तो ये कहा जाता था कि धरातल पर नहीं है, अब तो पाताल लोक में जाना पड़ता है कांग्रेस पार्टी को ढूंढने के लिए सर। कारण है ना जी, हाँ। देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी भाजपा आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हो चुकी है इस देश को लूटने के बाद में। आज ये लोग अपनी आईटी सेल पर इतना ज्यादा खर्चा करते हैं, दूसरी पार्टियों को बदनाम करने के लिए आरोप लगाने से क्या होगा? उसको सिद्ध करके आरोप नहीं, अब तो आरोप लगाते हैं, लेकिन सिद्ध करिए ना उसको आंकड़ों के साथ सर। हाँ, तो सबूतों के साथ। आप में सिद्ध तो कर रहा हूँ ना जी। भाई इससे ज्यादा और क्या सिद्ध करूँ कि इस देश में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बावजूद चुनाव में ये मुद्दा नहीं उठा नहीं पाते हैं ना सर। आप प्रदर्शन करते हैं, लेकिन क्या उस हिसाब से उठा पाते? इसे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रह के उठाती थी। संजय जी
सर एक सेकंड महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, महंगाई का उठाया, फेल हो गया, गैस सिलेंडरों का फेल हो गया, सब फेल हो गया, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बिठा दिया गया कि अगर कांग्रेस आई तो मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। तो आपके होते हुए कैसे हो गया सर? ये लोगों के दिमाग में कैसे बिठा दिया गया आपके होते हुए? आपने अपनी विपक्षी पार्टी की भूमिका बेहतर तरीके से नहीं निभाई ना सर, इसलिए हुआ संजय जी, क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग हुआ इसलिए नहीं कर पाई कांग्रेस। ठीक है, सत्ता का इन्होंने दुरुपयोग किया, साम दाम दंड भेद इस देश को बर्बाद करने के लिए लगाया। ठीक, इसलिए हमारा जो संघर्ष था जमीनों पर वो नजर नहीं आया किसी को। संजय जी, क्या इन चुनावों से, जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव उपचुनाव हुए हैं, इससे क्या ये कहा जाए कि 2024 के लिए आत्मबल मिलेगा ममता बनर्जी को? टीएमसी और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नई दिशा और दशा तय करेगी? देखिए, ये बात तो तय है कि इस लोकसभा चुनाव ने हम लोग को ताकत दी, विधानसभा चुनाव ने हम लोग बहुत ताकत दी, लेकिन जिस तरह के सर मैं आपकी बातों से आता और साथ में जो है हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया, मैं आपको बता दूं कि ये हालत है कि महंगाई और बेरोजगारी पे चर्चा चैनल में ज्यादा होती नहीं है। आजकल चर्चा होती है हिजाब, नकाब, दंगा, पाकिस्तान और इन सब चीजों पे जो है चर्चा करवाई जाती है, जानबूझ के करवाई जाती है। और विपक्ष अगर कोई है तो बुलडोजर चलवा दो, ईडी का छापा डलवा दो, सीबीआई का छापा डलवा दो। ये विपक्ष को डरा के लोकतंत्र के चारों खंभे पे अटैक कर रखा हुआ है। ये पूरी तरीके की राजनीति में सामने चाहिए की राजनीति है। विपक्ष से आप अगर आप महंगाई का मुद्दा उठाएंगे तो आप देशद्रोही, आप पाकिस्तान चले जाइए, आपको जो है भाव बताएंगे, श्रीलंका के भाव बताएंगे, आपको बताएंगे पाकिस्तान के भाव बताएंगे, आपको फायदे गिनाएंगे कि आपका जो है बेरोजगारी के फायदे क्या है, ये सब बताएंगे। इनके बच्चे अगर देखेंगे तो जितने बड़े बड़े नेताओं के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े होते हैं, और हम लोग के बच्चे क्या है तो झंडा लेकर के मस्जिद में जाकर झंडा लगा रहे हैं, ये बेमानत से फैला रहे हैं। ठीक है, ये आलोक जी, ये किस तरह के आरोप लगते हैं? ये सीधे सीधे ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब हिंदू मुस्लिम करना, ध्रुवीकरण करना, और क्या ये उपचुनाव थे इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत फोकस नहीं किया, इसलिए ये हिंदू मुस्लिम नहीं किया और इसीलिए इसका खामियाजा भुगतना पड़ा क्या? क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर लोकसभा चुनाव होता है उपचुनाव और उसमें आप लोग नहीं जीतते हैं तो ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। मैंने आपको शुरू में कहा न्याय जी कि 4 राज्यों के चुनाव में गोवा में कौन सा हिंदू मुस्लिम हो रहा था, उत्तरांचल में कौन सा हिंदू मुस्लिम हो रहा था, मणिपुर में कौन सा हिंदू मुस्लिम हो रहा था। महाराष्ट्र से मुद्दा उठा और वो उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया, ये तो देश तो एक ही है ना सर। देखिए, ये मुद्दे जो उठ रहे हैं ये स्वाभाविक है। अब देश का हिंदू जागृत हो चुका है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप सिर्फ वोट देने के लिए जागृत हुआ है और आपके हाथों लुटने के लिए हुआ है। प्लीज प्लीज प्लीज, बेरोजगारी से मर रहा है उसकी चिंता नहीं है, दूसरे के बाद सुनिए, आपकी पार्टी रसातल में जा चुकी है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना हमने देखा था वो पूरा होने वाला है। आप प्लीज मत बोलिए, कांग्रेस को आप प्लीज मत बोलिए, अभी मुझे बोलने दीजिए। रखिए सर, पूरी बात करिए, जल्दी से करिए आलोक जी, जल्दी से बात रखिए सर, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से और आज का हिंदू जागृत हुआ है, उससे कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। हमने 370 मिटाया, उससे बहुत लोगों को तकलीफ हुई। हम समानता चाहते हैं, हम विविधता में एकता चाहते हैं, हम किसी को अपीजमेंट नहीं करना चाहते कि एक पर्टिकुलर वर्ग को हम चढ़ा के ऊपर कर दें और दूसरे को हम रोकते रहें। और अब जो इंफ्रास्ट्रक्चरल हमने डेवलपमेंट की तरफ अपना रुख किया है, तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये बेरोजगारी और ये महंगाई, ये सब चीजें बहुत शीघ्र कंट्रोल में आ जाएंगी और इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल सर, मुद्दे यही है, महंगाई, बेरोजगारी, लोगों को रोजगार मिले। अगर उन मुद्दों पर बात होती है तो जाहिर तौर पे वो बेहतरी की तरफ देश आगे बढ़ेगा और इससे सभी संतुष्ट होंगे। और मुझे लगता है कि ऐसे ही मुद्दों को उठाना चाहिए विपक्षी पार्टी के तौर पर भी, जिससे कि सीधे सीधे जनता लाभान्वित हो सके और सरकार को कहीं ना कहीं जगाने का काम करना चाहिए। हिंदू तो जागा, लेकिन जनता भी जाग रही है सर, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।
हैं।